हाँ, तो आज अपन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो आपकी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, समकालीन विश्व राजनीति वाला जो बुक है, उसका बहुत ही शानदार और बहुत ही ईजी चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो थोड़ा ज्योग्राफी जैसा आपको लगेगा। ये आपका 8वां चैप्टर है और ये मेरी गारंटी है कि मैंने जितना भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, पहली बात तो एक से बड़ा एक क्वेश्चन है, दूसरी बात ये भी गारंटी है कि मेरे को ध्यान से सुन लिया, जो वाकई तैयारी करना चाहता है, जो वाकई तैयारी कर रहा है और जो वाकई सीरियस है अपने फ्यूचर के प्रति, वो ध्यान से सुनेगा, लिख भी लेगा, तुरंत याद हो जाएगा, ये गारंटी, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण के बारे में बढ़ती चिंता के कोई 2 कारण स्पष्ट कीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं ऐसे, तो अपन शॉर्ट ही लेके चल रहे हैं। एक्सप्लेन एनी 2 रीजन फॉर द ग्रोइंग कंसर्न अबाउट द एनवायरमेंट इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। देखो कि वर्तमान विश्व की उपजाऊ भूमि के एक बड़े भाग की उर्वरता कम हो रही है, जिससे खाद्यान्न उत्पादन में कमी आ रही। बात क्या करनी अपन कि पर्यावरण में जो बढ़ती चिंता है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। कोई 2 कारण। तो पहला तो ये है कि वर्तमान की जो विश्व की उपजाऊ भूमि है, जो फर्टाइल कल्टिवेटेबल लैंड जो है, वो हम अब डिक्लाइन हो रही, उसकी फर्टिलिटी जो है वो डिक्लाइन, सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। दूसरा, जिससे खाद्यान्न संकट, जो खाद्यान्न उत्पादन उसमें कमी आ रही है, उतनी पैदावार नहीं होती जो पहले हो रही थी, विच हैज रिजल्ट इन डिक्रीजेज ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ठीक है। सेकेंड है, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत का लगातार क्षरण हो रहा है, ठीक है। देखा होगा आपने, सुना भी होगा कि ओजोन लेयर के अंदर डिस्टर्ब हो रही, छेद हो रहा है, तो उसका लगातार वो क्षरण हो रहा है और ये पृथ्वी की पारिस्थितिक प्रणाली और मानव स्वास्थ्य पर मंडराता एक बड़ा खतरा है। ओजोन लेयर इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज बीइंग कंटिन्यूअसली डिफ्लेक्टेड, दिस इज ह्यूज थ्रेट लूमिंग ओवर द अर्थ्स इकोलॉजिकल सिस्टम एंड ह्यूमन हेल्थ, जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि अर्थ के ऊपर टेम्परेचर बढ़ जाएगा उससे। सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट है, साझी संपदा संसाधन से क्या अभिप्राय है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन ह्यूमन प्रॉपर्टी, गिव एनी 2 एग्जांपल्स, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि साझी संपदा संसाधन है क्या, तो यह वह संसाधन है जिस पर किसी एक का नहीं बल्कि संपूर्ण समुदाय का अधिकार होता है। नाम में पता चला ना, साझी, ठीक है। ये संयुक्त चूल्हा, चारागाह, मैदान, कुआं, नदी इत्यादि में से कुछ भी हो सकता है। मतलब शामिल में, जैसे संयुक्त चूल्हा का मतलब हो गया जो शामिल में खाना बनाते हो, मतलब संयुक्त, जॉइंट, ठीक है। दीज आर रिसोर्सेज विच आर ऑन्ड नॉट बाय एनी वन इंडिविजुअल बट द एंटायर कम्युनिटी, एक समुदाय के लोग। और इट कुड बी ए जॉइंट किचन हो सकता है, पेस्टलैंड हो सकता है, ग्रासलैंड हो सकता है, वेल और रिवर हो सकता है, कुएं और नदियाँ हो सकती है, जिसको एक ही समुदाय के लोग सभी उसी को यूज़ करते हो। इसी प्रकार विश्व के कुछ हिस्से एवं क्षेत्र किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, अतः उनका प्रबंधन संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। इसे वैश्विक संपदा अथवा मानवता की संयुक्त विरासत कहा जाता है, मतलब एक ह्यूमैनिटी कहा जाता है इसको। जॉइंट है ना, बहुत ज़बरदस्त है ये। यानी कि सिमिलरली सम रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर नॉट अंडर द सॉवरेन कंट्रोल ऑफ एनी वन country but these are jointly managed by international community, these are called global commons, ठीक है। या फिर अपन कह सकते हैं ग्लोबल कॉमन, या फिर कह सकते हैं कॉमन ह्यूमन प्रॉपर्टी। दिस इंक्लूड आउटर स्पेस, ओशन फ्लोर, अंटार्कटिका एक्सेट्रा, ये सब इसमें डाल सकते हैं। जो अपन देखा भी था कि इसमें पृथ्वी का वायुमंडल है जो सबके लिए है, वायुमंडल सबके लिए, एटमॉस्फेयर, अंटार्कटिका समुद्री सतह तथा बाह्य अंतरिक्ष सम्मिलित, ये सब कुछ ऐसी जगह हैं जो सबके लिए साझी संपत्ति है, कोई भी वहाँ पर जा सकता है। फिर एक क्योटो प्रोटोकॉल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योटो प्रोटोकॉल के विषय में आप क्या जानते हैं, व्हाट डू अंडरस्टैंड या व्हाट डू नो अबाउट क्योटो प्रोटोकॉल। तो देखो, सन 1997 में जापान के क्योटो शहर में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसके अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो कब, 1997 कहाँ पर, जापान का एक शहर है क्योटो, वहाँ पर किया गया था एक सम्मेलन, यानी कि एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, ठीक है। एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जापान में, टाइम पीरियड याद रह जाएगा 1997, ठीक है। उसे हम कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है ये, ठीक है। ये क्या है कि अंडर दिस टारगेट्स, ये कह रही है तो स्टार्टिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स यहीं से बनेगा कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, क्या टारगेट्स हैं जो इसमें रखे गए हैं। तो ध्यान रखना कि टारगेट्स वर सेट फॉर इंडस्ट्रियल नेशन टू लिमिट ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस, यानी कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन जो हो रहा है, जो निकल रही है, वो उसको कम करने के लक्ष्य इसमें निर्धारित किए गए हैं।
विकासशील जो भी देश हैं लाइक इंडिया, डेवलपिंग कंट्री, नॉट डेवलप्ड, डेवलपिंग, विकासशील देशों में ग्रीन हाउस गैसों का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम होने के कारण चीन, भारत एवं अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से अलग रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है थोड़ा उत्सर्जन, इनका ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम होता है, इसलिए इनको इस क्योटो प्रोटोकॉल में नहीं रखा, जो थोड़ा अलग से रखा गया है। फिर इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू रखेंगे और वो ये हो सकता है कि क्योटो प्रोटोकॉल से विश्व को होने वाले लाभ भी हैं, कुछ बेनिफिट्स भी हैं। क्या क्या बेनिफिट्स है क्योटो प्रोटोकॉल से? तो देखो, पहला, औद्योगिक देश ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की दर को कम करेंगे, जो वैश्विक तापवृद्धि का एक बड़ा कारण है। बिल्कुल सही बात है। द इंडस्ट्रियल नेशन विल रिड्यूस द एमिशन रेट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज विच विल हेल्प रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग। दूसरा, वैश्विक तापवृद्धि की दर में कमी होने से विश्व के तापमान में भी कमी आएगी, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए वरदान सिद्ध होगा। ठीक है। द रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग रेट्स विल रिड्यूस ग्लोबल टेम्परेचर एज प्रिवेंट द हार्मफुल ट्रेंड ऑफ क्लाइमेट चेंज। बहुत बेनिफिट रहेगा। तो ये कुछ क्योटो प्रोटोकॉल की शर्तें हैं, मतलब कुछ बेनिफिट्स हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन डिफरेंट तरह का लिया है मैंने जानबूझ के, थोड़ा कल्चर रिलेटेड क्वेश्चन है। देवस्थान क्या होता है? आपने जो गाँव के बच्चे होंगे या जो गाँव के आप में से कोई स्टूडेंट्स होंगे या फिर गाँव के जो आपको होंगे, तो आपको देवस्थान के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। कहता ना, ये साहब रामदेव जी का ओरण है, तेजा जी की नाडी है, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं। मतलब वहाँ पर वो कुछ जगह होती है जो छोड़ के रखते हैं कि ये भगवान के देवताओं की है या कुछ इनकी है, जो जिनके अंदर जिनको वहाँ पर कोई पेड़ पौधे नहीं काटता है, वहाँ की ज़मीन को यूज़ नहीं करता है, वो ओरण या फिर अपन कहते हैं ना कि नाडी, या फिर उसको छोड़ दिया जाता है जहाँ पर पशु पक्षी चर सकते हैं, लेकिन बाकी उसको यूज़ कोई नहीं करता उस ज़मीन को। ठीक है, वही यानी कि कई पुराने समाजों में, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्केर्ड ग्रोव्स। ठीक है, कई पुराने समाजों में धार्मिक कारणों से प्रकृति की रक्षा का चलन है। और इससे एक बेनिफिट देखो, ये चलन क्यों होता है? ये सब प्रकृति को बचाने का एक तरीका है कि भाई इतनी ज़मीन छोड़ देंगे तो उसके चारों ओर गांव बसता है। ठीक है, और बीच में वो ज़मीन छोड़ देते हैं तो वो वहाँ से फिर क्या होता है कि नेचर रहे हमेशा, उसको काटेगा नहीं, कोई पेड़ पौधे नहीं काटेगा, उसे कह देते हैं कि भाई कुल्हाड़ी यूज़ नहीं कर सकते देवताओं के लिए, तो वो नेचर बचा रहेगा। एक तरीका था। ठीक है, तो वही चीज़ है कि कई पुराने समाजों में धार्मिक कारणों से प्रकृति की रक्षा का चलन है। बिल्कुल सही बात है। प्रोटेक्टिंग नेचर रिलीजियस रीजन इन द एंशिएंट प्रैक्टिस इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज़। ठीक है, और भारत में मौजूद पावन वन प्रांतर इस चलन का उदाहरण है। ठीक है, जहाँ पर ये जगह छोड़ी जाती है। इस चलन के अंतर्गत वनों के कुछ हिस्सों को काटा नहीं जाता है, क्योंकि इन स्थानों पर देवता अथवा किसी पुण्यात्मा का वास माना जाता है, और यही पावन वन प्रांतर या देवस्थान, इंग्लिश में पावन, सॉरी इसका दूसरा नाम क्या है? पावन वन प्रांतर या देवस्थान कहा जाता है। प्रोटेक्टिंग नेचुरल, ये तो आपने पढ़ लिया। स्केर्ड ग्रोव्स इन इंडिया एग्जिफाई सच प्रैक्टिसेस। अंडर दिस प्रैक्टिस सम पार्ट्स ऑफ दिस फॉरेस्ट आर नॉट कट डाउन इन नेम ऑफ क्रिएशन डेटीज और नेचुरल, या फिर अपन कह सकते हैं एंसेस्ट्रल स्पिरिट। दिस इज नॉन एज स्केर्ड ग्रोव, उसी को हम देवस्थान क्या काज कहते हैं। हर कोई जानता होगा। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन हटके आ सकता है ने, हमारे ये कहता है ना कि एक तरीके से कल्चर है। कल्चर क्वेश्चन बहुत अच्छे आएंगे। आजकल हिस्ट्री कम हो गई, लेकिन कल्चर वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछने लग गए हैं। एक एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 के 2 क्वेश्चन मैंने बनाए। पहले एजेंडा 21 के बारे में जानो, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। एजेंडा 21 की अगर बात करें तो सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। एजेंडा 21। ठीक है, पहली बात तो ये कहाँ पर हुआ था? तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। कब? 1992 में। इस सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, अर्थ समिट। ठीक है, इसको अर्थ कॉन्फ्रेंस के नाम, अर्थ कॉन्फ्रेंस बोल दो, इसको अर्थ कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा, इस सम्मेलन को पृथ्वी याद हो गया, इस पृथ्वी सम्मेलन में 170 देशों के रिप्रेजेंटेटिव थे, मतलब प्रतिनिधि थे। 170 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव थे। हज़ारों स्वयंसेवी संगठन थे, 1000 ऑफ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन थे, अनेक बहुराष्ट्रीय निगम ने हिस्सा लिया था, सेवरल मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और इस सम्मेलन के दौरान विश्व राजनीति में पर्यावरण को एक ठोस स्वरूप प्रदान किया था कि कैसे हम जो है इस पॉलिटिक्स में बात की थी कि कैसे हम हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे पर्यावरण को कैसे बचाएं, इसके लिए एक ठोस एक रणनीति जिसको इसके अंदर अपनाई थी। अगला है कि एजेंडा 21 के मुख्य बिंदु क्या क्या थे। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अलग से आ सकते हैं दोनों ही। द मेन पॉइंट्स ऑफ एजेंडा 21, मतलब इसमें क्या मेन बातें थी, क्या क्या ध्यान रखने की बातें थी, क्या क्या लक्ष्य टारगेट्स थे। पहला तो ये है कि पर्यावरण एवं विकास के मध्य संबंध के मुद्दों को समझा जाए। इश्यूज ऑफ एनवायरमेंट डेवलपमेंट लिंकेज बी एनालिस्ट। दूसरा, ऊर्जा का अधिक कुशल तरीके से प्रयोग किया जाए।
एनर्जी यूज भी मेड फॉर एफिशिएंट नॉन पॉल्यूटिंग, बिल्कुल सही बात है, सही तरीके से यूज़ करो, आने वाले फ्यूचर के लिए भी बचा के रखना है, छोड़ के रखना है। किसान भाइयों को पर्यावरण संबंधी जानकारी दी जाए, फार्मर्स भी एजुकेटेड एनवायरमेंट इश्यूज़, और प्रदूषण फैलाने वालों पर भी अर्थदंड लगाए जाए, यानी कुछ पैसे लगा के, टैक्स लगा के, ऐसा मान लीजिए, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, दंड लगा, पनिश किया जाए। पोल्यूटिंग एजेंसीज भी पनिशलाइज्ड मॉनिटरिटी, और इस दृष्टिकोण से राष्ट्रीय योजनाएं बनाई एवं लागू की जाए, इसके लिए कुछ प्लस पॉलिसियाँ लाए। नेशनल प्रोजेक्ट एंड प्लान्स भी डिवाइज्ड एंड इम्प्लीमेंटेड इन अकॉर्डेंस विद द यूएन एनवायरमेंटल एजेंडा। ये कुछ खास बातें थी, 5 बातें लिख देना, अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने तो भारत द्वारा, मतलब देखो ये वैसे तो वर्ल्ड पॉलिटी है, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से बनेंगे जो इंडिया से लिंक है। तो भारत के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब एनी 4 एफर्ट्स मेड बाय इंडिया टू कंट्रोल द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। पहला है, हमारे देश भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल को सन 2002 में हस्ताक्षरित करके उसका अनुमोदन किया है, भारत ने, यानी कि इंडिया साइन द क्योटो प्रोटोकॉल 2002 एंड रेटिफाइड इट, सिग्नेचर किया है, अनुमोदन किया है, यस किया है। और भारत ने अपनी राष्ट्रीय मोटर कार ईंधन नीति के अंतर्गत वाहनों के लिए स्वच्छतर इंजन अनिवार्य कर दिया है, ठीक है। इंडिया हैज़ मेड द यूज़ ऑफ क्लीन फ्यूल मैंडेटरी अंडर इट्स नेशनल मोटर व्हीकल फ्यूल पॉलिसी। हालांकि भारत में आज इलेक्ट्रिक वाहन आ गए हैं, सीएनजी से, दिल्ली के अंदर पेट्रोल डीजल के वाहन बिल्कुल बंद है, वहाँ पर सीएनजी इंजन चलते हैं, तो हमने भी शुरू से ये काम करते आ रहे हैं। फिर सन 2001 में पारित ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ऊर्जा के अधिक कारगर उपयोग पर विशेष जोर दिया गया। अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 एम्फसिस इज लेड ऑन मोर एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी। चौथा, विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत प्राकृतिक गैस के आयात, अपूरणीय ऊर्जा के उपयोग तथा स्वच्छ कोयले के उपयोग पर आधारित प्रौद्योगिकी को अपनाने की दिशा में कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। भारत बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन भी चला भारत के द्वारा, यह लिख देना भारत के द्वारा, ठीक है, भारत के द्वारा बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन भी चलाया जा रहा है। इंडिया इज ऑल्सो कंडक्टिंग नेशनल बायोडीजल मिशन। तो ये कुछ है जो हमने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए भारत ने कुछ प्रयास किए हैं, वो अपन ने लिख लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समकालीन विश्व के समक्ष आने वाली कुछ पर्यावरणीय समस्याएं जो है उनमें भारत की क्या स्थिति है, मतलब भारत किस नज़र से उसको देखता है या भारत के क्या विचार है। क्लासीफाई इंडिया स्टैंड ऑन द एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स बिफोर द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो देखो कि भारत सदैव पर्यावरण संरक्षण का पक्षधर रहा है, ठीक है, हमेशा बचाव रहा है इसका। इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन प्रोपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट कंजर्वेशन, और भारत ने सदैव विश्व स्तर पर होने वाले समस्त पर्यावरणीय सम्मेलनों में भाग लेने पर विकासशील देशों के पर्यावरण संबंधी अधिकारों के पक्ष में अपनी जो आवाज़ उठाई है। और भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर सन 2002 में हस्ताक्षरित किए थे, अनुमोदन भी किया था, तथा राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कई कानूनों का निर्माण किया, जिनमें नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी का निर्माण किया। ये एग्जाम्पल हो जाएगा नेशनल क्योटो फ्यूल पॉलिसी, जिसके अंतर्गत क्या होगा कि जो अंतर्गत वाहनों के जो स्वच्छतर इंजन अनिवार्य कर दिया, और सन 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया। और भारत का इसमें मत राय है कि विकसित देश विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन एवं स्वच्छ प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के लिए तुरंत प्रयास करें, ताकि विकासशील देश फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की वर्तमान जो प्रतिबद्धताएं हैं उनको पूरा कर सकें। और भारत का ये भी मानना है कि जो दक्षेज है, आपने पढ़ा दक्षेज के बारे में, इसमें सम्मिलित देश पर्यावरण के प्रमुख वैश्विक मसलों पर एक समान राय बनाएं, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनकी बात पर ध्यान दिया जा सके। ये सारी बातें इंग्लिश में लिखी हुई है, आप देख सकते हो। इंडिया हैज़ ऑलवेज रेज्ड इट्स वॉइस इन सपोर्ट ऑफ द एनवायरमेंट राइट टू डेवलपिंग कंट्रीज वाइल participating in all in international environment conference। और इंडिया साइन द क्योटो प्रोटोकॉल इन 2002 और रेटिफाइड का अनुमोदन भी किया, एंड क्रिएटेड मेनी एनवायरमेंट रिलेटेड लॉज इन द कंट्री। ऐसे खूब सारे पर्यावरण संबंधित खूब सारे नियम कानून बनाए हैं ताकि पर्यावरण बच सके। और दिस इंक्लूड मेकिंग क्लियर फ्यूल मैंडेटरी फॉर ऑल व्हीकल पासिंग द 2001 एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट टू ले स्ट्रेस ऑन यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। India is of the view that the developed countries should make immediate efforts to make financial resources and clean technology solution available to developing nation to the help them fulfill the present commitment under the United Nations Framework Convention on Climate Change। India also want all SAARC, जिसको अपन हिंदी बोलते हैं दक्षिण, nation to reach a general consensus on major global issues so that their कंडीशन आर टेकन सीरियसली ऑन इंटरनेशनल फोरम। ठीक है, ये कुछ बातें थी, आराम से समझ में आ गया होगा। इंग्लिश हिंदी तो वैसे सेम ही है,
क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको आप आराम समझ सकते हैं। और अपना लास्ट क्वेश्चन है कि जो सम्मेलन के परिणाम है, जो रियो डी जेनेरियो बोल सकते हो या पृथ्वी सम्मेलन बात सकते हो, आउटकम ऑफ रियो समिट, ये पूरा इंग्लिश में हिंदी में कंप्लीट नहीं हुआ है, आप लिख लेना रियो सम्मेलन के परिणाम। रियो सम्मेलन के परिणाम, हेडिंग क्या रह जाएगी, रियो सम्मेलन के परिणाम। तो देखो सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित रियो या पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। फिर सुन लो, कब, 1992 में। रियो सम्मेलन बोल दो चाहे पृथ्वी सम्मेलन बोल दो, बात है कि अर्थ समिट या अर्थ कॉन्फ्रेंस बोल दो चाहे रियो समिट बोल दो। इस सम्मेलन के निम्न प्रमुख कुछ परिणाम हुए। कौन कौन से परिणाम हुए, 4 परिणाम पर लिखे हैं। पहला कि वैश्विक राजनीति के दायरे में पर्यावरण को लेकर बढ़ते सरोकारों को इस सम्मेलन में एक ठोस रूप मिला। द ग्रोविंग कंसर्न अबाउट द एनवायरमेंट इन द रियलम ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स और गोटेक कंसंट्रेट फ्रॉम इन दिस कॉन्फ्रेंस। दूसरा, इसमें जलवायु परिवर्तन है, जैव विविधता है, वानिकी संबंध कुछ नियम आचार निर्धारित किए हुए। इसमें एजेंडा 21 के रूप में विकास को कुछ तौर तरीके भी सुझाए गए। रियो समिट प्रोड्यूस्ड कन्वेंशन डीलिंग विथ क्लाइमेट चेंज है, बायोडाइवर्सिटी है, फॉरेस्ट्री है, रिकमेंडेड ए लिस्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रैक्टिस कॉल्ड एजेंडा 21। इसमें टिकाऊ विकास, ठीक है, यानी द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्ता सुंदर टिकाऊ, वो धारणा को विकास रणनीति रूप में सम्मान प्राप्त हुआ। इसमें टिकाऊ विकास की धारणा को विकास की रणनीति के संपर्क में समर्थन प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। और फोर्थ है, रियो सम्मेलन के बाद पर्यावरण का प्रश्न विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण विषय के रूप में उभरा भी है। जब ये रियो सम्मेलन हुआ था या अर्थ समिट हुआ था, अर्थ सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था, इसमें ये बातें की गई थी, उसके बाद में पर्यावरण के ऊपर लोग ध्यान दे रहे हैं सीरियसली, ठीक है। तो रियो समिट डेवलप्ड वेरियस कंटेम्प्ट इश्यूज लाइक कॉमन्स है, ग्लोबल कॉमन्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, सब ऑफ इन्वायरमेंट, इसके ऊपर अपन जो है मतलब बेसिकली जो ये ध्यान दिया जा रहा है। तो ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने 8-10 क्वेश्चन लिए हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक से बढ़िया क्वेश्चन है। बड़े ध्यान से अगर पढ़ लेते तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पर्यावरण से वाली बातें हैं तो पर्यावरण में ज़्यादा समझाने वाला भी कुछ मैटर नहीं करता, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ये टॉप लेवल क्वेश्चन, इसको अच्छे से इसके एब्सोल्यूट घोट के पी जाना, फर्स्ट क्लास लिख लेना, प्रैक्टिस कर लेना बार बार, और फिर दे देना लाइव टेस्ट, तो ओवरऑल मामला शानदार तरीके से आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये था अपना वर्ल्ड पॉलिटिक्स का यानी विश्व राजनीति जो आपकी है उसकी बुक का चैप्टर नंबर 8, जिसका कैप्सूल कंप्लीट लाइव टेस्ट आपका शाम को हो जाएगा, ठीक है। ओके।